गांव अपने रसीले और मीठे आमों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गर्मियों के मौसम में पूरा गांव आमों की महक से सराबोर रहता था। लेकिन गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक वीरान बाग था, जिसे लोग पुरानी अमराई कहते थे। उस बाग के बारे में तरह तरह की खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि सूरज ढलने के बाद वहां जाने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। गांव के ज्यादातर लोग इन बातों को वहम मानते थे। फिर भी किसी की हिम्मत रात में उस तरफ जाने की नहीं होती थी। एक शाम गांव की चौपाल पर कुछ लोग जमा थे। इस बार आमों की पैदावार देखकर लगता है कि गांव वालों की अच्छी कमाई होने वाली है। कमाई तो होगी रामदीन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बातें सुनने में आ रही हैं, उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। अब क्या नई बात सुन ली आपने सरपंच जी? गांव के बाहर रात में एक औरत आम बेचती दिखाई देती है। कई लोगों ने बताया कि उसके आम बाकी आमों से कहीं ज्यादा मीठे हैं, लेकिन जिसने भी उससे आम खरीदे, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। आप भी गांव वालों की तरह डरने लगे क्या सरपंच जी? कोई गरीब औरत होगी, रात में बेचती होगी ताकि दिन की तपन से बच सके। सोमनाथ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। अगर बात सिर्फ आम बेचने तक होती तो मैं कुछ नहीं कहता केशव, लेकिन पिछले महीने भीमा ने उसी औरत से आम खरीदे थे। 3 दिन बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। मरने से पहले वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि हर रात एक घूंघट वाली औरत उसके कमरे में आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। क्या डॉक्टरों ने कोई बीमारी बताई थी? डॉक्टरों को कोई साफ वजह नहीं मिली। शरीर सूखता गया और आखिरकार उसकी सांसें थम गई। इत्तेफाक भी तो हो सकता है सोमनाथ जी। हर मौत के पीछे भूत प्रेत नहीं होते। रात के लगभग 11 बजे बीरजू अपने खेत से घर लौट रहा था। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी। उसके सिर पर आमों से भरा बड़ा टोकरा रखा हुआ था। जैसे जैसे वह पास आई, आमों की सम्मोहक खुशबू हवा में फैलने लगी। आम ले लो मालिक, मीठे आम। पूरे इलाके में ऐसे आम कहीं नहीं मिलेंगे। बीरजू ने टोकरी की तरफ देखा। आम असाधारण रूप से बड़े, चमकदार और सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इतनी रात को आम बेच रही हो? दिन में क्यों नहीं बेचती? दिन में लोग कीमत देखते हैं मालिक, रात में लोग स्वाद देखते हैं। उसकी आवाज अजीब तरह से ठंडी और शांत थी। बीरजू ने घूंघट के पार चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा गहरा था। न जाने क्यों बीरजू के मन में उन आमों को खरीदने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने कुछ आम खरीद ली। घर पहुंचकर बीरजू ने आम मेज पर रख दिए। थोड़ी देर बाद उसने एक आम काट कर खाया। लेकिन रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में किसी की आहट हो रही थी। बीरजू ने आंखें खोली। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे घुसी? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और खौफनाक थीं। चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। मेरे आम कैसे लगे बीरजू? तू तू कौन है? जो मेरा फल खाता है वो मुझे कभी नहीं भूलता। तुमने मेरा फल खाया है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुबह जब बीरजू की आंख खुली तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। शाम को बीरजू ने चौपाल पर जाकर सारी बात बता दी। इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। मैंने भी उसे 2 दिन पहले देखा था बीरजू, लेकिन न जाने क्यों उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यह वही औरत है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, तो हमें सच्चाई जाननी होगी। और अगर वो सचमुच इंसान नहीं हुई तो? तब भी हमें जानना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। भागने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब आखिर है क्या। अगर आज काफी देर चर्चा के बाद तय हुआ कि अगली रात चारों, बीरजू, मंगत, केशव और जगन मिलकर उस औरत का पीछा करेंगे। अगली रात बीरजू, मंगत, केशव और जगन गांव के बाहर झाड़ियों में छिप गए। लगभग 12 बजे दूर से छन छन पायल की आवाज सुनाई दी। फिर वही औरत दिखाई दी, सिर पर आमों का टोकरा ली। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि वो औरत गांव की तरफ नहीं, बल्कि सीधे पुरानी अमराई की तरफ जा रही थी। उसी समय बाग के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाग में पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए।
वो औरत अब अकेली नहीं थी। बाग में वैसी ही कई साए घूम रहे थे। आम ले लो मालिक। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। ये इंसानों का काम नहीं है। हमें अभी वापस चलना चाहिए। भागने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब आखिर है क्या। अगर आज वापस चले गए तो कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। कुछ ही सेकंड में पूरा बाग फिर से खाली हो गया। अब वहां सिर्फ वही अकेली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुड़ी और बाग के घने हिस्से की तरफ चलने लगी। करीब 5 मिनट बाद वे बाग के बीचों बीच पहुंचे। वहां जमीन में एक पुराना सूखा कुआं था। घूंघट वाली औरत कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। 100 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। तू कौन है और गांव वालों को क्यों मार रही है? मेरा नाम मंजरी था। मैं इसी गांव में रहती थी। मेरे पति के साथ मेरा अपना आम का बाग था। उस समय यह पूरा इलाका हमारा हुआ करता था, लेकिन गांव के कुछ लालची जमींदारों की नजर हमारी जमीन पर पड़ गई। एक रात उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी इसी कुएं में फेंक दिया गया। अचानक कुएं के अंदर से दर्दनाक चीखें आने लगीं। लेकिन इतने साल बाद तुम बेकसूर लोगों से बदला क्यों ले रही हो? क्योंकि उनके पाप खत्म नहीं हुए। उनकी औलादें उसी जमीन की कमाई खा रही हैं। लेकिन गांव के सारे लोग तो उन अपराधियों की औलाद नहीं है। फिर जिन लोगों की मौत हुई क्योंकि वे मुझे क्यों मरे? सच से कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ आत्माएं चाहिए थीं। यह सुनकर चारों का खून जम गया। अचानक पूरे बाग में आमों की तेज तीखी खुशबू फैल गई। इन आमों में मेरा श्राप है। जो इन्हें खाता है उसकी आत्मा धीरे धीरे मेरे इस बाग का हिस्सा बन जाती है। इसलिए भीमा मरा था। और सिर्फ भीमा ही नहीं, पिछले 50 सालों में कई लोग मेरे आम खाकर इस कुएं की गहराई में समा चुके हैं। तुम सबने मेरे आम देखे हैं। अब तुम भी यहीं रहोगे। चारों तरफ घना धुआं और धुंध फैलने लगी। तभी केशव की नजर कुएं के पास पड़े एक पुराने आधे धन से हुए पत्थर पर गई। उस पर कुछ उकेरा गया था। उसने तेजी से धूल हटाई और पड़ते ही उसका चेहरा बदल गया। बीरजू, इधर आओ, ये देखो। पत्थर पर पुराने समय की लिखावट में गांव के 5 जमींदारों के नाम लिखे थे और नीचे लिखा था, मंजरी और उसके पति के हत्यारे। ये आत्मा हमसे झूठ बोल रही है। अगर तुम्हें सिर्फ अपना बदला लेना होता तो तुम उन्हीं 5 परिवारों को निशाना बनाती, लेकिन तुमने जिसे मौका मिला उसे मारा। तुम अब मंजरी नहीं रही। तुम सिर्फ एक भूखी आत्मा हो जो लोगों की जान लेकर अपनी ताकत बढ़ाती है। औरत बुरी तरह गुर्राने लगी। पूरा बाग कांपने लगा। और एक बात, तुम्हारे इस श्राप की ताकत इन आमों में छुपा तंत्र है। अगर आम खत्म तो तुम्हारी ताकत खत्म। सारे आम नष्ट करने होंगे अभी। चारों ने बिना वक्त गंवाए आसपास पड़ी सूखी लकड़ियां और सूखी पत्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। रुको, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। कुछ ही मिनटों में उन्होंने टोकरी के आमों का बड़ा ढेर बनाकर आग लगा दी। जैसे ही पहला आम आग की लपटों में घिरा, पूरी अमराई में एक भयानक चीख गूंज उठी। आग की लपटें तेज होती गईं। एक एक करके जहरीले आम जलने लगे और हर आम के जलने के साथ कुएं के अंदर से कैद आत्माओं की चीखें आजाद होने लगीं। पूरा बाग आग की रोशनी से जगमगा उठा।